Everyone, this is your Pooja ma'am from KV Lamacong, Imphal number 3. Here we are studying chapter number 1, The Rise of Nationalism in Europe. Here in this part we will revise some portion and then we'll proceed further. I will start here with the French Revolution which took place in 1789. Many changes came in France as well as in Europe due to this revolution. So if one question that can be asked like जो फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द फ्रांस. As you would remember, France was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch, Louis XVI. तो जब 1789 का रिवॉल्यूशन हुआ उस टाइम किंग कौन था? किंग था लुइस 16, जिसको ओवरथ्रो कर दिया गया विद दिस ड्यू टू दिस रिवॉल्यूशन. एंड उसके बाद जो कॉमन पीपल या सिटीजन्स की एक असेंबली फॉर्म हुई, उसको नेम दिया गया नेशनल असेंबली. तो देयर वर मैनी चेंजेस इन फ्रांस वेयर ब्रॉट बाय दिस रिवॉल्यूशन. तो ये जो रिवॉल्यूशन हुआ इसके बाद कौन कौन सी चेंज फ्रांस में आए. First of one is the idea of la patrie and the citoyen were introduced. La patrie means the fatherland and citoyen means the citizen. तो जो पहला आइडिया फ्रांस में लाया गया वो था the fatherland means the people accepted the land of France as their fatherland and they now connected themselves with that land and they call themselves the citizen, not the subject of the particular ruler. पहले वो एक रूलर के सब्जेक्ट थे, उसके अंडर रहते थे. अभी जो उनके अंदर आइडिया एमर्ज हुआ या जो फीलिंग एमर्ज हुई वो किसकी हुई कि उन्होंने फ्रांस को एज अ फादरलैंड ट्रीट किया और अपने आप को उस फादरलैंड के सिटीजन उन्होंने कनेक्ट किया अपने आप को फ्रांस से. Second, the revolution led the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizen. Due to this revolution, जो पावर थी वो पहले किसके में थी? मोनार्क में थी, मीन्स रूलर में लुइस 16 पर थी. बट अभी क्या हुआ, जो पावर थी वो ओवरथ्रोन कर दिया गया लुइस 16 को और पावर आ गई द कॉमन फ्रेंच पीपल के पास. एक न्यू फ्रेंच फ्लैग, द ट्राई कलर फ्लैग वॉज इंट्रोड्यूस्ड. French became the national language and new nation anthem was composed, oaths were taken and one more thing was that कि जो Estates General थी वो अभी common people द्वारा elected होने लगी and it was renamed as National Assembly. Internal custom duties were abolished. Custom duties को abolish कर दिया गया so that पूरा जो भी trade था वो simplify हो सके, उसमें कहीं भी barriers नहीं आए. एंड नेशनलिज्म आइडिया टेकन अब्रॉड बाय फ्रेंच आर्मीज. तो ये जो नेशनलिज्म का आइडिया था ये फ्रांस के बाद दूसरे देशों में कैसे पहुंचा? इन अदर कंट्रीज ड्यू टू द फ्रेंच आर्मीज. फ्रेंच आर्मीज जहाँ जहाँ भी गए वो अपने साथ ये आइडिया ऑफ नेशनलिज्म लेकर गए. इसके साथ ही हमने पढ़ा था कि 1789 से लेकर के 1799 के पीरियड में जो है वो फ्रांस ने इंजॉय किया डेमोक्रेसी. बट आफ्टर फ्यू टाइम इन 1799 नेपोलियन बोनापार्ट का एमर्जेंस होता है एंड ही डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस. उसने फ्रांस में डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया. व्हाई? बिकॉज अभी उसके हाथ में पावर आ गई और वो खुद भी एक रूलर बनना चाहता है, अपने हाथ में पावर गेन करना चाहता है. तो पावर गेन करने के लिए उसको मोनार्कियल सिस्टम ज़्यादा बेटर लगा, तो ही इंट्रोड्यूस मोनार्की सिस्टम अगेन इन फ्रांस. बट एट द सेम टाइम उसने कुछ रिफॉर्म्स भी किए
एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को थोड़ा बेटर बनाया, एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वेट्स एंड मेजर सिस्टम, इन सारे सिस्टम को बेटर बनाया। तो ये जितना भी उसने रिफॉर्म्स किया उन सबको क्या बोला गया? These reforms came to be known as Civil Code of 1804 or the Napoleonic Code. What was in Napoleonic Code? Napoleon established equality before law. He gave right to property. उसने फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, पीजेंट्स को सर्फडॉम से फ्री कर दिया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस जो थे वो रिमूव कर दिए गए। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है कि देयर वेर सो मैनी टाइप ऑफ करेंसीज वेर रनिंग एट दैट टाइम, सो उसने उन करेंसीज को लिमिटेड किया, और सो दैट जो जो ट्रेड सिस्टम है वो बेटर बन सके, एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया। सिविल कोड ऑफ 1804 का जो डीप डिस्कशन है वो मैं लास्ट वीडियो में किया था, इट इज़ जस्ट एन रिविजन। एंड देन वी विल सी द ड्रॉबैक ऑफ नेपोलियन रूल। इतने सारे जो नेपोलियन ने रिफॉर्म्स किए, उसके साथ साथ नेपोलियन के कुछ ड्रॉबैक भी थे, लाइक उसने अपने ट्रेजरी को बढ़ाने के लिए इंक्रीज किया किसमें? टैक्सेस में। अगेन ही इम्पोज्ड सेंसरशिप, मीन्स नोबडी कैन राइट एनीथिंग अगेंस्ट नेपोलियन। किसी कोई कुछ नहीं बोल सकता, ना न्यूज़पेपर में, ना ही अपनी बुक्स में, कहीं भी, ना ही कोई पोएम्स में नेपोलियन के अगेंस्ट कुछ भी नहीं लिख सकता। And the last thing that was he forced to join French army because he want a big army so that he can win the whole world. तो उसने अपनी आर्मी को बढ़ाने के लिए पीपल को फोर्स किया टू ज्वाइन द फ्रेंच आर्मी। Now one thing is to remember that from 1799 till 1815 it was the rule of Napoleon Bonaparte. नेपोलियन बोनापार्ट का जो रूल होता है फ्रांस में वो एंड हो जाता है कब से? बाय द बैटल ऑफ वाटरलू 1815। तो बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, इट टुक प्लेस इन 1815 in which 4 joint forces of Britain, Russia, Prussia and Austria defeated Napoleon. तो जो 4 कंट्रीज हैं, अगेन आई विल रिपीट, Britain, Russia, Prussia and Austria. Jointly they defeated Napoleon. And this war was ended with the Treaty of Vienna in 1815. Now we will see Treaty of Vienna क्या थी, किसको क्या मिला, किसको क्या नहीं मिला, लाइक फ्रांस में क्या हुआ, रशिया को क्या मिला, प्रशिया को क्या मिला, इस ट्रीटी से नेपोलियन का क्या हुआ। तो बाय दिस ट्रीटी जो फर्स्ट थिंग थी, तो बर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड इन फ्रांस। आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि 1789 में भी फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी रूल कर रहा था, किंग था लुइस 16। अगेन अभी 1815 में बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया, बट अभी किंग कोई दूसरा है। नेक्स्ट जो था, स्टेट्स वेयर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। मीन्स फ्रांस की बाउंड्री के आसपास स्टेट्स बना दिए गए जो कि प्रिवेंट करेंगे फ्रांस को नेक्स्ट कभी भी फ्यूचर में अपना एक्सपेंशन करने से, प्रिवेंट करेंगे। मीन्स फ्रांस अभी अपना एक्सपेंशन नहीं कर सकता। जो प्रशिया था, प्रशिया गॉट सम इम्पॉर्टेंट टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न पार्ट। फ्रांस के वेस्टर्न पार्ट में थोड़ा सा पार्ट जो है वो प्रशिया को मिल गया। ऑस्ट्रिया गॉट कंट्रोल ओवर नॉर्थ इटली। जो नॉर्थ इटालियन जो एरिया था जिस पर नेपोलियन का कंट्रोल था, वो किसको मिल गया? ऑस्ट्रिया को। रशिया गॉट पोलैंड। एंड द लास्ट थिंग वॉज द कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स विच हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच्ड। नेपोलियन ने एक 39 स्टेट्स का कन्फेडरेशन बनाया था, उस कन्फेडरेशन को इस ट्रीटी में टच नहीं किया गया, एंड इट लेफ्ट अनटच्ड। तो अभी हमने पढ़ लिया 1799 से 1815 तक नेपोलियन का एंड हो गया। अब ये समझने के लिए कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो एमर्ज तो हुई फ्रांस से, बट किन लोगों के बीच में ये फीलिंग एमर्ज हुई? ऐसे कौन से लोग थे जिनके माइंड में ये फीलिंग आई, जिनको लगा कि
हमें अपना एक ओन नेशन स्टेट बनाना चाहिए। तो इसके लिए हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सोसाइटी इन मिड 18th सेंचुरी इन फ्रांस। सोसाइटी उस टाइम पर कैसी थी? तो ड्यूरिंग मिड 18th सेंचुरी नो नेशन स्टेट्स वेर देयर इन यूरोप। यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट नहीं था यूरोप में, मतलब कोई भी एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं था जहाँ पर कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल शेयर कर सकें द कॉमन लैंग्वेज, द कॉमन हिस्ट्री, द कॉमन ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट विद एग्रीमेंट। ऐसा कोई भी नेशन नहीं था जहाँ पर ये सभी चीज़ें हों, जिनकी एक कॉमन हिस्ट्री हो, कॉमन ट्रेडिशन हो, एक कॉमन लैंग्वेज बोली जाती हो और जहाँ की गवर्नमेंट जो बनी हो वो किससे, विद द एग्रीमेंट ऑफ द कॉमन पीपल। तो ऐसा कोई भी नेशन स्टेट वहाँ पर नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हैब्सबर्ग एम्पायर था यूरोप में, जो कि किन पीपल को मिलाकर के बन रहा था, स्पीकिंग फ्रेंच, इटालियन एंड जर्मन। मींस हैब्सबर्ग एम्पायर यूरोप में था। वहाँ पर भी एक एम्पायर में भी किस टाइप के पीपल रह रहे थे, जो कि फ्रेंच भी बोलते थे, इटालियन भी बोलते थे एंड जर्मन भी बोलते थे। तो ऐसा कोई भी नेशन स्टेट वहाँ पर नहीं था। अब ये नेशन स्टेट की फीलिंग आई कहाँ से? कौन लोग लेकर के आए कि एक नेशन स्टेट भी हमें बनाना चाहिए, जो हमारे अभी के प्रेजेंट स्टेट हैं उनको छोड़ करके। तो इसके लिए हम देखेंगे कि उस टाइम पर सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी। सोसाइटी वॉज डिवाइडेड एट दैट टाइम इन 3 पार्ट्स। वन वॉज एरिस्टोक्रेसी, सेकेंड वॉज पीजेंट्री एंड द लास्ट वन वॉज द अराइजिंग क्लास एंड दैट वॉज द मिडिल क्लास। लेट्स सी व्हाट वॉज एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब है ये लैंड ओइंग क्लास थी। मीन्स जितनी भी फ्रांस में उस टाइम उतने यूरोप में जो लैंड थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड पर किसका कंट्रोल था? एरिस्टोक्रेसी। मीन्स द एलीट पीपल, द रिचर पीपल स्पीक्स फ्रेंच लैंग्वेज। एंड ये जो लोग थे वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? दे स्पीक फ्रेंच, बिकॉज एट दैट टाइम इट वॉज अ थिंग ऑफ प्राइड टू स्पीक फ्रेंच। दीज पीपल वेर इन स्मॉल ग्रुप्स। आप ऐसा ही होता है हमारी सोसाइटी में। अभी भी आप देखें तो जो रिचर पीपल हैं दे आर स्मॉल इन नंबर्स। तो एट दैट टाइम ऑल्सो जो एरिस्टोक्रेट क्लास थी वो कैसी थी? स्मॉल इन ग्रुप्स थी। फैमिली कनेक्टेड बाय मैरिज। इनकी जो फैमिलीज थी वो आपस में कैसे कनेक्टेड थी? दे वर कनेक्टेड बाय मैरिज रिलेशंस। मीन्स आपस में उन्हीं की, अब कोई किसी पुअर पीपल के साथ तो मैरिज रिलेशन नहीं बनाएगा, तो इन लोगों की जो भी शादियां होती थी वो अपनी क्लास में ही होती थी। मीन्स रिच पीपल के साथ ही मैरिज करते थे। एंड द लास्ट वन वॉज यूनाइटेड इन कॉमन वे ऑफ लाइफ। इनका जो एक लिविंग स्टाइल था वो सभी का कॉमन ही था। जाहिर है जो बड़े लोग हैं, जो रिच लोग हैं, उनका एक अपना ही एक जीने का एक अलग तरीका होता है। तो ये सभी लोग जो थे वो एक कॉमन वे ऑफ लाइफ में यूनाइटेड थे। अब नेक्स्ट क्लास कौन सी थी उस टाइम पर? वो थी पीजेंट्री। पीजेंट्री मीन्स द पुअरर सेक्शन, जो कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी इसमें। तो हमेशा ही, इवन अभी भी जो पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो हमेशा ज़्यादा होता है। तो उस टाइम पर भी मेजॉरिटी नंबर जो था वो पीजेंट्री थी। एंड इनका काम क्या था? लुक्ड आफ्टर एरिस्टोक्रेसी लैंड। जितनी भी एरिस्टोक्रेट पीपल के पास लैंड थी उसकी देखभाल, उसकी केयर करना, उस पर क्रॉप्स ग्रो करना एंड क्रॉप्स ग्रो करने के बाद एक मेजर पोर्शन उनको देना, ये सब किसका काम था? पीजेंट्री का काम था। पीजेंट्री जो कि नंबर में बहुत ज़्यादा थे, उनके पास लैंड बहुत कम थी। दे वेयर फुली डिपेंडेंट ऑन द लैंड ओइंग बाय एरिस्टोक्रेसी। जो थर्ड क्लास है इट वॉज अ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास कहाँ से आ गई? मीन्स उस टाइम पर 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। एंड ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन सम क्लास ऑफ पीपल वेयर एमर्जिंग लाइक अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स। एक इस तरह की कैटेगरी डेवलप हो रही थी। तो ये जो कैटेगरी थी दे वेयर द एजुकेटेड पीपल। एंड एजुकेटेड पीपल इन्हीं को बोला गया द एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल। तो जो अब रिवॉल्यूशन होंगे और जो नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज हुई या नेशन स्टेट की फीलिंग इमर्ज हुई, ये किसके थ्रू आगे बढ़ाई जाएगी? ये बढ़ाई जाएगी बाय द मिडिल क्लास। तो जो मिडिल क्लास है यही
इट ब्रॉट द आइडिया ऑफ नेशन यूनिटी। मीन्स इनके दिमाग में आया कि वी शुड हैव आवर ओन नेशन स्टेट, जहाँ पर कि हमारी कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन हिस्ट्री हो, कॉमन ट्रेडिशन हो, और हमारे जो लोग हैं वो ही उनकी एग्रीमेंट से एक गवर्नमेंट फॉर्म हो। ये लोग लेकर के आए आइडिया ऑफ नेशन यूनिटी। एंड नेक्स्ट आइडिया जो लेकर आए वो इनका आइडिया था आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म क्या है, लेट्स सी। इसमें था कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, मीन्स एवरीवन शुड हैव इट्स ओन फ्रीडम। कोई भी किसी के अंडर में नहीं रहेगा कि कोई बड़ा लोग है, कोई छोटे लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सभी की अपनी फ्रीडम होगी। इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सभी लोग इक्वल होंगे। किसी को भी अपर क्लास, लोअर क्लास, पीसेंट्री, एरिस्टोक्रेसी ऐसा कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो गवर्नमेंट बनेगी वो कैसे बनेगी, विद द एग्रीमेंट ऑफ पीपल। लोग जैसी चाहेंगे, लोग जिसको चाहेंगे उस तरह की गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी। नेक्स्ट, एंड ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल एंड क्लरिकल प्रिविलेज। और एक चीज़ क्या था कि इनके आइडिया के थ्रू जो ऑटोक्रेटिक रूल था उसका एंड हो जाना चाहिए। ऑटोक्रेटिक रूल मीन्स जिसके ऊपर ऐसा रूल जिसके ऊपर कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो मीन्स ऐसा रूल जो है वो एंड हो जाना चाहिए। और जो क्लरिकल प्रिविलेजेस मिले हुए, लाइक जो क्लर्जीज हैं या जो मिनिस्टर्स हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, उनको जो बाय बर्थ प्रिविलेज मिले हुए हैं, बाय बर्थ कुछ राइट्स मिले हुए हैं, उनको एंड कर देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि बेस्ड हो किस पर, कॉन्स्टिट्यूशन। एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर अगर कोई गवर्नमेंट बेस्ड है तो देन गवर्नमेंट इज फोर्स्ड टू रूल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट बाय इट्स ओन माइंड और चॉइस, जैसा कि मोनार्कियल में होता है। तो इनका मतलब था कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए दैट शुड बी अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, हैविंग एन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो दो आइडियाज़ थे मिडिल क्लास के, फर्स्ट वन वाज नेशनल यूनिटी एंड लिबरल नेशनलिज्म। ये जो दोनों आइडियाज़ थे ये किसके थ्रू लाए गए, द एमर्जिंग मिडिल क्लास इन 18th सोसाइटी, 18th सेंचुरी यूरोप। एंड यही जो लिबरल मिडिल क्लास है, आगे हम जितने भी जो भी पढ़ेंगे मीन्स किस यूनिफिकेशंस पढ़ेंगे, उसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। बट इनके आइडियाज़ के साथ देयर वर टू प्रॉब्लम्स एट देयर। फर्स्ट प्रॉब्लम कि उस टाइम तक ओनली मेन एबव 21 ईयर्स वॉज अलाउड टू वोट। केवल वही मेन वोट करने के लिए अलाउड थे जो अबव 21 थे। वुमेन की तो आप बात ही मत करिए, वुमेन तो अलाउड ही नहीं थे। एंड दूसरा, स्टेट टू स्टेट ट्रेड रेस्ट्रिक्शन। स्टेट टू स्टेट बहुत सारे ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस थे, मीन्स बहुत सारी ट्रेड बैरियर्स थे, कस्टम ड्यूटीज़ थी, बहुत सारी करेंसीज थी, जिससे कि क्या था, ट्रेड करने में आसानी नहीं होती थी। अभी आप सोचोगे कि ट्रेड को यहाँ कहाँ से जोड़ दिया, बिकॉज ऑफ ड्यू टू ट्रेडिंग पीपल आर कनेक्टेड बाय ईच अदर। तो अगर ट्रेडिंग आसान होगी तो लोगों का कनेक्टिविटी एक दूसरे से आसान होगा, और जो फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी एंड लिबरल नेशनलिज्म है वो ईजिली कनेक्ट कर सकेंगे अपने आप को इस फीलिंग से। तो इस ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए इन 1834 एक कस्टम यूनियन फाउंड किया गया, ज़ोल्वरिन, एंड जिसके थ्रू ये जो ट्रेड बैरियर्स थे वो कम किए गए। तो ज़ोल्वरिन एंड उसके आगे जो फर्दर टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। So here I will conclude, and if you have any query, any idea, you can ask me anytime. So thank you. Stay safe and stay at home. Thank you.